दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा क्लास चल रही थी। रेलवे के पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर हम रेलवे की घटना चक्र बुक का सलूशन करा रहे हैं, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, रेलवे ग्रुप डी आदि सभी प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। और इस क्लास का आज हमारा पार्ट 10 है। तो रोज़ डेली बेस पर हम 50 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और इस क्लास को आप रेलवे के अलावा किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, खासकर यह रेलवे के लिए है। तो शुरुआत करेंगे हम आज के पहले प्रश्न से और इन सभी प्रश्नों को हम व्याख्या के साथ में देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है जो हमारा 41 नंबर से स्टार्ट है। पिछली क्लास में हमने 50 क्वेश्चन किए थे और आज भी हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? ए 273 डिग्री सेल्सियस, बी 27.3 डिग्री या 3 एंगस्ट्रॉम, सी -273 डिग्री सेल्सियस, डी 0 डिग्री सेल्सियस। और यह प्रश्न आरआरबी मुंबई ईएसएम परीक्षा 2004 और आरआरबी चंडीगढ़ स्टेनोग्राफर परीक्षा 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा सी -273 डिग्री सेल्सियस। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखते हैं इसके व्याख्या को जरा सा। चार्ल्स के नियम के अनुसार -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाना चाहिए, परंतु व्यवहार में गैस इस ताप पर पहुंचने से पहले ही द्रवित हो जाती है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी ज्वारीय तरंग ऊर्जा, डी नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सौर ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सलूशन को। दिया है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है, क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और यहाँ अधिकांश भागों में वर्ष के 300 दिनों तक धूप उपलब्ध रहती है, जिससे देश को प्रति वर्ष लगभग 50,000 खरब किलोवाट सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी -273 डिग्री सेल्सियस पर, सी -40 डिग्री सेल्सियस पर, डी प्लस या -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर 4 जो दिया गया है वह प्लस और माइनस दोनों का है। और यह सवाल देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितने एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी -40 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न दिया है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? तो हो जाएगा हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। व्याख्या, -40 डिग्री तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। हम जानते हैं कि C/5 F-32/9
माना x 0 पर दोनों के मान समान हैं तो x/5 बराबर x माइनस 32/9, यानी कि यह एक सूत्र के टाइप में या गुणनखंड के रूप में बन जाएगा। 9x बराबर 5x माइनस 160। 9 से 5 यहाँ जब माइनस हम करेंगे तो बचेगा 4x, और 4x बराबर 160। 4 को अगर इधर हम काट देंगे एक तरफ, 4 इधर और 4 चकु 16, x बराबर कितना आ जाएगा -40, क्योंकि यहाँ माइनस का था। तो आप यहाँ से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यह फार्मूला होता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। ऋणात्मक या -40 डिग्री सेल्सियस बराबर है डैश डिग्री फ़ारेनहाइट के। ए 104, बी 122, सी -40, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा सी -40। यहाँ पर देखेंगे इसके सॉल्यूशन को, तो जैसा कि सूत्र हमारा दिया गया है यहाँ पर c/5 f-32/9, तो f-32 एक और रोकेंगे और दूसरी तरफ इनको हम लेकर आ जाएंगे -40 × 9/5। फिर हम f रोक कर 32 को उस पार निकाल देंगे, तो -72 + 32 बराबर आ जाएगा हमारा -40। हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ए ऊर्जा, बी विशिष्ट ऊष्मा, सी गुप्त ऊष्मा, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी विशिष्ट ऊष्मा। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा हमारा विशिष्ट ऊष्मा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या को देखेंगे हम। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दिया गया है, अगला प्रश्न है हमारा, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ए ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है, बी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, सी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है। अगला देखते हैं अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या को एक बार। ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी होती है जिससे हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ए 140 फ़ारेनहाइट, बी 120 फ़ारेनहाइट, सी 130 फ़ारेनहाइट, डी 98 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए 140 फ़ारेनहाइट। देखते हैं इसको हम फार्मूले में रखकर सी और एफ में निम्न संबंध, तो c/5 यह फार्मूला हमारा है और इस फार्मूले के साथ में हम वैल्यू को पुट करेंगे। c बराबर कितना है हमारा 60/5 हो जाएगा, f -32/9।
तो F-32 यहाँ रोक लेंगे एक तरफ, और इनको हम यानी कि ये वाला हम एक तरफ रोका और 9 को त्रिज्या गुणा करके बाहर उस पार निकाल दिया। तो 9 × 60/5 हो जाएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर जब इसको जोड़े घटाएंगे तो हमारा 108 निकल कर आ जाएगा। तो F बराबर कितना है, 108 + 32 बराबर हो जाएगा 140 फ़ारेनहाइट, अर्थात 60 डिग्री सेल्सियस का मान 140 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो इसलिए हमारा 140 फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि ए, वाष्प एक गैस है, बी, वाष्प उच्च ज्वलनशील है, सी, वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शनों में से अगर सही उत्तर देखा जाए इसका तो हो जाएगा सी, वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है। देखते हैं इसके व्याख्या को एक बार। उबलते जल की तुलना में भाप में प्रति ग्राम 536 कैलोरी ऊष्मा यानी कि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। भाप की इस अतिरिक्त ऊष्मा से 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होती है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? ए, तापमान, बी, परिणाम, सी, विभवांतर, डी, घनत्व। तो इन ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, तापमान। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या को देखेंगे। ऊष्मा प्रवाह तापमान में अंतर का परिणाम है। ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि तापांतर शून्य ना हो जाए। प्रश्न नंबर 50 है, कैलोरीमीटर सामान्यतया बनता है ए, तांबे से, बी, पीतल से, सी, एल्युमिनियम से, डी, जस्ता से। तो यहाँ पर कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है जो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, तांबे से कैलोरीमीटर बनाया जाता है। देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। तांबा ताप का अच्छा सुचालक होता है। अलग अलग ताप का जल उसमें डालने पर जल का ताप पूरे कैलोरीमीटर में जल्दी से फैल जाता है और प्रयोग करने में आसानी होती है, इसलिए कैलोरीमीटर सामान्यतया तांबे का बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 51, 1 कैलोरी 1 ग्राम तांबे के तापमान को अनुमानतः कितना बढ़ाने में समर्थ है? ए, 1 सेंटीग्रेड, बी, 5 सेंटीग्रेड, सी, 10 सेंटीग्रेड, डी, 20 सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए इन 4 ऑप्शन में से तो हो जाएगा सी, 10 सेंटीग्रेड। 1 कैलोरी 1 ग्राम तांबे के तापमान को अनुमानतः कितना बढ़ाने में समर्थ है? 10 सेंटीग्रेड। आप यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि यदि m द्रव्यमान की वस्तु q कैलोरी ऊष्मा देने पर वस्तु के ताप में डेल्टा डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो तो इस फार्मूले से यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया इससे हम निकाल सकते हैं, जहाँ पर S पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है तो डेल्टा T बराबर Q/m इंटू S। तो डेल्टा T बराबर हो जाएगा, Q बराबर क्या है 1 कैलोरी, M बराबर 1 ग्राम
S बराबर हो जाएगा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इनको जब हम काटेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, जहाँ तांबे की विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक परमाणविक गैस 17 डिग्री सेल्सियस पर अचानक मोल मात्रा यानी कि वॉल्यूम से 1/8 तक संपीड़ित हो जाती है। संपीड़न के बाद तापमान है R बराबर 1.5 जहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा A 820 K। देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। एक्सरे का शोधक था A आइंस्टीन, B WH ब्रैच, C रोएंटजन, D हेनरी बेकुरल। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए कि एक्सरे का शोधक था तो क्या हो जाएगा। इन 4 ऑप्शन में से देखें सही उत्तर तो हो जाएगा C रोएंटजन। एक्सरे का शोधक था रोएंटजन। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 1895 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर रोएंटजन ने कैथोड नली से एक्स किरणों की खोज की। इन्हें रोएंटजन किरणें भी कहते हैं। इस खोज के लिए प्रोफेसर रोएंटजन को वर्ष 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती तो किसको पार नहीं कर सकती। ए लकड़ी को, बी मानव अस्थि को, सी मांस को, डी त्वचा को। तो एक्स किरणें पार नहीं करेंगी तो इसमें से बहुत ही आसानी से हम इसका सही उत्तर लगा सकते हैं। तो हो जाएगा बी मानव अस्थि को। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर डैश होगा। ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 54.7 डिग्री सेल्सियस, सी 61 डिग्री सेल्सियस, डी 64 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा कि जब फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है तो पैमाने पर कितना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 37 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पानी 212 फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यदि किसी दिन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो वह बराबर है ए 85 डिग्री फ़ारेनहाइट के, बी 90 फ़ारेनहाइट के, सी 95 फ़ारेनहाइट, डी 99 फ़ारेनहाइट के। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी 95 फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसके अगले प्रश्न की तरफ। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। ए पृथ्वी के केंद्र पर, बी तारों के अंदर, सी ज्वालामुखियों में, डी कृत्रिम उपग्रहों में, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा
बी तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय क्रियाएं होती हैं तारों के अंदर। यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। दिया है ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं तारों के अंदर होती हैं। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा उसके अंदर होने वाली संलयन की क्रिया का परिणाम है। इस ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए हुए गैस का प्रेशर P है। यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना चाहिए? A 60 डिग्री सेल्सियस, B 591 डिग्री सेल्सियस, C 100 डिग्री सेल्सियस, D 670 डिग्री सेल्सियस, E 121 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा B 591 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? A 737 केल्विन, B 373 केल्विन, C 210 केल्विन, D 100 केल्विन। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलने लगता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 373 केल्विन पर। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में गर्म पानी के बॉयलर का सेक्शन दिखाया गया है। गर्म पानी आउटलेट ई से बाहर निकलता है तो ठंडा पानी कहाँ से अंदर प्रवेश करना चाहिए? A D B C C B D A। तो इन चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है क्योंकि इसमें कह रहा है चित्र में गर्म पानी के बॉयलर का सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर कोई चित्र तो उपस्थित नहीं, तो इसको हम एक बार छोड़ देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है? A मृत सागर, B माउंट एवरेस्ट, C नील डेल्टा, D सुंदरबन डेल्टा। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा A मृत सागर में पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है। देखेंगे इसकी व्याख्या को। जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहाँ पानी का क्वथनांक अधिक होता है, और जहाँ वायुदाब कम होगा वहाँ पानी का क्वथनांक कम होता है। मृत सागर का तल समुद्र तल से भी नीचा है, अतः वहाँ वायुदाब अधिक होगा, इसलिए मृत सागर में पानी का क्वथनांक अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? A कोयले का जलना, B कागज का जलना, C लकड़ी का जलना, D पानी का वाष्प में रूपांतरण, E इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें सही उत्तर बताना है कि निम्नांकित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से 5 ऑप्शनों में से हमको बताना है। तो देखते हैं इसके सही उत्तर को।
कोयले का जलना यह तो रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना यह भी रासायनिक परिवर्तन है। पानी का वाष्प में रूपांतरण यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आगे देखते हैं अगले इसकी व्याख्या को। पानी का वाष्प में रूपांतरित होना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह एक स्थायी परिवर्तन नहीं है और न ही इससे कोई ऐसा नया पदार्थ बनता है जो पानी के घटकों के गुणों से भिन्न हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है। ए तापमान को, बी आर्द्रता को, सी वायु वेग को, डी उपर्युक्त सभी को, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए कि वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है, तो किसको नियंत्रित करती है? डी उपर्युक्त सभी को, यानी कि तापमान को, आर्द्रता को, वायु वेग को। तो तीनों को नियंत्रित करेगी वातानुकूलन। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। वातानुकूलन प्रणाली तापमान, आर्द्रता और वायु वेग को नियंत्रित करती है, क्योंकि मनुष्य के लिए आरामदेह स्थिति बनाने के लिए इन तीनों का अनुकूलन आवश्यक है। अगला प्रश्न। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध ए बढ़ता है, बी शून्य बनता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी घटता है। तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी घटता है। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन का प्रतिरोध घटता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ से, या इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार सबसे पहले। धातुओं का प्रतिरोध तापमान पर बढ़ता है। इनका प्रतिरोध परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। मिश्र धातुओं का भी प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है, किंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता अचालकों से अधिक किंतु चालकों से कम होती है। ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। कार्बन एक अर्धचालक पदार्थ है और इसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम आदि अन्य अर्धचालक पदार्थ हैं। अगला प्रश्न। अधिकतम साधारणता प्रयुक्त वाट मापी है। ए प्रेरण प्रकार, बी इलेक्ट्रोस्थैतिक प्रकार, सी डायनोमापी प्रकार, डी चल लोहा प्रकार। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा सी डायनोमापी प्रकार। दिया गया है अधिकतम साधारणता प्रयुक्त वाट मापी डायनमो प्रकार का वाट मापी होता है। अगला प्रश्न। परम शून्य ताप पर ए पानी जमना शुरू हो जाता है, बी आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, सी सभी गैसें द्रव में बदल जाती हैं, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है। अगला प्रश्न, या इसकी व्याख्या को देखेंगे। ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है और ताप घटने पर गतिज ऊर्जा भी घटती है। परम शून्य ताप पर गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इसका आशय यह है कि समस्त आणविक गतियाँ परम शून्य ताप पर अवरुद्ध हो जाती हैं।
वस्तुतः यह एक सैद्धांतिक परिकल्पना है और वास्तव में परम शून्य ताप को प्राप्त करना लगभग असंभव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? ए 30 डिग्री सेल्सियस, बी 27 डिग्री सेल्सियस, सी 300 डिग्री सेल्सियस, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा बी 27 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। परम ताप को केल्विन कहते हैं। यह वह ताप होता है जिसमें एन्ट्रापी अपने उच्च सीमा पर होती है। तो यहाँ पर के बराबर हो जाएगा C + 273। जब C का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा K - 273 बराबर 300, और 300 से -273 कम करेंगे तो निकल कर आ जाएगा हमारा 27। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिया परमाणु बम की खोज किसने की? ए ऑटो हान ने, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, सी एडिसन ने, डी लॉर्ड रदरफोर्ड ने। तो इसका सही उत्तर देखा जाए कि परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑटो हान ने। देखते हैं इसकी व्याख्या को। परमाणु बम, जिसे नाभिकीय बम भी कहा जाता है, की खोज 1941 में ऑटो हान ने की थी। इसकी कार्यविधि नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया पर आधारित है। इस बम को बनाने में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी का वाष्पोत्सर्जन है? ए ऊष्मानमोची परिवर्तन, बी ऊष्माशोषी परिवर्तन, सी ताप का आदान प्रदान नहीं होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखें कि इन 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऊष्माशोषी परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं या इसकी व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले, पानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वातावरण से अवशोषित करता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन एक ऊष्माशोषी परिवर्तन है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यानी कि 3 कथन दिए गए हैं और कथन के बाद में हमको उनमें से कौन सा ऑप्शन के अनुसार सेलेक्ट करना है कि कौन सा कथन या उत्तर सही होगा। तो पढ़ते हैं पहले हम इन कथनों को। दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए पानी व 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में ऊष्मा की मात्रा बराबर होगी या होती है। तो पहला तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। तो यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा और 1 और 2 जहाँ पर हो हमको तुरंत गलत कर देना है। 1 और 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर। इस प्रकार हमारा बचेगा सिर्फ ऑप्शन डी वाला। और देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। एयर कंडीशनर में ऊष्मा कमरे की वायु से इवापोरेटर कॉइल्स में ली जाती है और कंडेंसर कॉइल्स पर निकाल दी जाती है। तो यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसके व्याख्या को। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल एवं 100 डिग्री सेल्सियस के भाप की ऊष्मा में अंतर होता है। वस्तुतः भाप में अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है।
इसी प्रकार बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा उसके वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से भिन्न होती है, अतः कथन 3 पूर्णतया सत्य है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ए पेल्टियर प्रभाव, बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी सीबेक प्रभाव, डी गति के तृतीय नियम पर। तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी सीबेक प्रभाव। देखते हैं इसकी व्याख्या को। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाया जाता है तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। ताप युग्म यानी कि थर्मोकपल थर्मामीटर तापमापी सीबेक प्रभाव पर ही आधारित है। अगला प्रश्न है, एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का उपयोग आवश्यक है जो ए तापक्रम के साथ फैलता हो, बी उबले नहीं, सी हिमीभूत न होता हो, डी जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन हो। तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन हो। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ या इसकी व्याख्या को। थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व यानी कि मुख्यतः पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा के आयतन में वृद्धि ताप के समानुपाती होती है। पारे को गर्म करने पर उसके आयतन में समान वृद्धि होती है एवं ठंडा करने पर समान रूप से संकुलन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा क्या कहलाती है? ए आइसोकोर्स, बी आइसोथर्मल्स, सी वीटीपी वक्र रेखा, डी आइसोकवर्स। तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा बी आइसोथर्मल्स। आगे बढ़ते हैं इसकी देखेंगे व्याख्या को। आइसोथर्मल्स प्रक्रिया किसी भी सिस्टम में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है जहां सदैव नियत रहता है डेल्टा टी बराबर 0। यह उस अवस्था में होता है जब सिस्टम किसी बाह्य ऊष्मीय सिस्टम के संपर्क में रहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? ए एबोनाइट, बी रुई, सी लकड़ी, डी कागज। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी लकड़ी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे बड़ा कुचालक है? तो सभी लोगों को पता है कि यह इसका ऑप्शन लकड़ी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसकी व्याख्या को। अगला प्रश्न है इसका व्याख्या है इसकी, विद्युत कुचालक उसे कहते हैं जिससे होकर विद्युत आगे नहीं जा पाती। इन सभी में लकड़ी विद्युत का सबसे ज़्यादा अवरोधक है, अतः लकड़ी विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो ए संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी, बी कुछ बर्फ पिघल जाएगी, सी कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, डी तापमान आगे और घटता जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा
सी कोई बर्फ नहीं पिघलेगी। व्याख्या इसकी देखेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए उसमें 80 कैलोरी गुप्त ऊष्मा आवश्यकता होती है, परंतु पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, जिससे बर्फ कोई ऊष्मा नहीं ले पाएगी, इसलिए बर्फ ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है? ए, चारों ओर उच्च दाब से घिरा, केंद्र में निम्न दाब। बी, चारों ओर निम्न दाब से घिरा, केंद्र में उच्च दाब। सी, चारों ओर निम्न दाब की स्थिति। डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए, चारों ओर उच्च दाब से घिरा, केंद्र में निम्न दाब। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या को देखेंगे। सबसे पहले, चक्रवात सदैव पृथ्वी की गति की दिशा में रहता है। चक्रवात के केंद्र में वायु दाब निम्न होता है। चक्रवात के मुख्य केंद्र निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में या निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ताप का एसआई मात्रक है? ए, डिग्री सेल्सियस। बी, डिग्री सेंटीग्रेड। सी, एंगस्ट्रॉम। डी, केल्विन। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, केल्विन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान ए, घटते हैं। बी, बढ़ते हैं। सी, नियत रहते हैं। डी, तेजी से बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं इसकी व्याख्या को। ताप बढ़ने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ए, घटता है। बी, बढ़ता है। सी, अपरिवर्तित रहता है। डी, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन चार ऑप्शन में से कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दाब बढ़ाने पर बर्फ का आयतन घटता है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है, इसलिए दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और उसका गलनांक कम हो जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बायल के नियम का सूत्र है? ए, V प्रोपोर्शनल 2/P। बी बराबर P प्रोपोर्शनल 1/V स्क्वायर। सी, P प्रोपोर्शनल P/5। डी, V प्रोपोर्शनल 1/P। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा डी, V प्रोपोर्शनल 1/P बायल का सूत्र है। अगला प्रश्न, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन है? ए, चार्ल्स के नियम का। बी, जूल के नियम का। सी, आवोगाद्रो के नियम का। डी, बायल के नियम का। तो सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, चार्ल्स के नियम का। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया, गैसों की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का फलन है क्योंकि ताप परिवर्तन से गैसों की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होने लगता है। यदि ताप घटता है तो गैसों का आयतन भी घटने लगता है। चार्ल्स के नियमानुसार V1T1 बराबर V2T2। आगे बढ़ेंगे
देखते हैं अगले प्रश्न को। एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है। ए सभी तरंगदैर्ध्य का विकिरण, बी कोई विकिरण नहीं करता, सी केवल एक तरंगदैर्ध्य का विकिरण, डी त्वरित तरंगदैर्ध्य का विकिरण। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सभी तरंगदैर्ध्य का विकिरण। अगला प्रश्न, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है क्योंकि ए भाप त्वचा के साथ पानी की अपेक्षा जल्दी प्रतिक्रिया करती है, बी भाप दाह होती है, सी भाप एक गैस है, डी भाप अधिक ऊष्मा प्रदान करती है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से देखें तो हो जाएगा हमारा डी भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा पानी की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। अतः पानी की अपेक्षा भाप से अधिक कष्टकारी होता है। अलग अलग पदार्थों के लिए गुप्त ऊष्मा अलग अलग होती है। जैसे ओला व बर्फ पड़ते समय तापमान सामान्यतः रहता है, परंतु जब ये पिघलते हैं तो वातावरण का तापमान कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडिएटर्स में पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। इसका परिणाम है ए क्वथनांक में कमी, बी श्यानता का कम होना, सी विशिष्ट ऊष्मा का घटना, डी जमाव बिंदु को नीचा करना। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी जमाव बिंदु को नीचा करना। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को। एथिलीन ग्लाइकोल एक एंटीफ्रीज पदार्थ है। इसे ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडिएटर्स में पानी के साथ मिलाया जाता है। ये हिमांक जमाव बिंदु को कम करने के साथ जल के क्वथनांक में वृद्धि में भी मदद करता है। अगला प्रश्न, है हमारा, एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है। पात्र में दबाव ए पहले बढ़ता है फिर घटता है, सी बी निरंतर बढ़ता है, सी पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, डी पहले घटता है और फिर निरंतर बढ़ता रहता है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है तो पात्र में दबाव पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। दिया है, एक बंद पात्र को आरंभ में खाली करके उसमें एक समान दर पर वाष्प भरने पर पात्र में दबाव पहले बढ़ता है और बाद में और तब स्थिर हो जाता है। तो इसका सही उत्तर आपने देखा कि यहाँ पर हमारा सही उत्तर था सी। तो यहाँ पर आज के सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्लास को पूरी देखी होगी और आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी और साथ में आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और यदि कोई क्लास में त्रुटि होती है या आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई क्लास यदि किसी सब्जेक्ट अन्य सब्जेक्ट पर चाहते हैं या किसी अन्य एग्ज़ाम पर स्पेशल
चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उन सब्जेक्ट पर या क्लास को लाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे यह गुजारिश है कि कमेंट आप ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको यह कैसी क्लास लगी है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।